नमस्कार, जोहार। मैं उमेश कुमार झा, आप देख रहे हैं झारखंड लाइव और मैं आपके लिए फिर झारखंड की कुछ नई खबरों को लेकर आया हूं। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक मेरे साथ और देखिए पूरी रिपोर्ट। पहली खबर, सहारा इंडिया के खिलाफ शिकायतों को लेकर वित्त विभाग की नोटिस की है। राज्य सरकार ने सेबी और सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी को पत्र लिखकर झारखंड से सहारा इंडिया परिवार के विभिन्न कोऑपरेटिव सोसाइटी में जमा कराए गए पैसों को वापस दिलाने की मांग की है। इसको लेकर वित्त विभाग ने झारखंड के सभी निवेशकों की जिलेवार जानकारी सेबी और सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी को दी है। विभाग के अनुसार हेडलाइन नंबर पर राज्य में अभी तक 9,649 लोगों की शिकायतें मिली है, जिन्होंने सहारा इंडिया परिवार में निवेश किए थे और पैसे नहीं मिले। इनमें सर्वाधिक शिकायतें धनबाद, बोकारो और हजारीबाग से है। राज्य सरकार ने विधानसभा की कमेटी को भी इसकी सूचना दी है। सुप्रीम कोर्ट ने 30 मार्च 2023 को केंद्र को आदेश दिया था कि सहारा से विवाद में जमा 24,979 करोड़ रुपए में से 5,000 करोड़ रुपए निवेशकों को लौटाए जाएं। दरअसल सहारा की चीट फंड स्कीम और सहारा क्रेडिट फर्म्स में निवेश करने वालों के पैसे पूरे होने के बावजूद नहीं मिल रहे हैं, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 9 महीने में पैसे लौटाने का आदेश दिया है। राज्य में चीट फंड कंपनियों से जुड़े मामलों के निपटारे के लिए झारखंड अनियमित निरपेक्ष स्कीम पाबंदी अधिनियम 2021 लागू है। इसके तहत प्रमंडलीय आयुक्त को सुनवाई का अधिकार है। इसमें पैसा नहीं लौटाने पर चीट फंड व नॉन बैंकिंग कंपनियों को संपत्ति जब्त करने और कोर्ट जाने का प्रावधान है। फिर भी चीट फंड कंपनियों का फर्जीवाड़ा बंद नहीं हो रहा है। इस मामले में झारखंड वित्त मंत्री रामेश्वरम उरांव ने कहा कि बड़ी संख्या में झारखंड के लोग ठगे गए हैं। इनके पैसों के भुगतान के लिए वित्त विभाग ने संबंधित संस्था को पत्र लिखा है, जिसमें झारखंड के निवेशकों के पैसे देने का आग्रह किया है। आपको बता दूं, वित्त विभाग को हर जिले से कई शिकायतें मिली है। जिलेवार बात करें तो धनबाद में 1859, बोकारो में 1385, रांची में 1053, गिरिडीह में 947, देवघर में 609, हजारीबाग में 587, पूर्वी सिंहभूम में 308, पश्चिमी सिंहभूम में 74, सरायकेला में 160, पलामू में 434, गढ़वा में 265, लातेहार में 113, रामगढ़ में 260, कोडरमा में 197, चतरा में 230, दुमका में 172, गोड्डा में 281, पाकुड़ में 105, जामताड़ा में 161, साहिबगंज में 122, गुमला में 145 और खूंटी में 54, सिमडेगा में 70 शिकायतें मिली हैं। अगली खबर रांची रिम्स की है। रिम्स रांची में सर्वर का ठप होना बड़ी समस्या बनी हुई है। महीने में 4 से 5 दिन सर्वर ठप हो जाता है। इसकी रिम्स प्रबंधन के पास कोई भी वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है। रिम्स में सोमवार को सर्वर करीब 5 घंटे ठप रहा। सुबह 9:30 बजे से 2:15 बजे तक सर्वर पूरी तरह से ठप रहा। इस कारण ओपीडी में जांच कराने आए मरीजों की ऑनलाइन पर्ची नहीं कट सकी, जिस वजह से करीब 400 मरीजों को लौटना पड़ा। वहीं सर्वर दुरुस्त होने के इंतजार में दिन भर लंबी लाइनें लगी रही। 2 घंटे तक सर्वर नहीं आने के बाद मरीजों ने लाइन में हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे को देखते हुए मरीजों को ऑफलाइन पर्ची थमाई गई। इसके बाद शोर कम हो गया। हालांकि ऑफलाइन पर्ची कटने में हो रही देरी से मरीज नाराज भी दिखे। आपको बता दूं, सर्वर ठप करने के कारण ऑफलाइन पर्ची तो कटी पर उतनी नहीं कट सकी जितनी हर दिन ऑनलाइन माध्यम से कटती है। ऑफलाइन पर्ची से सिर्फ मरीजों को परामर्श ही मिल सका, कोई भी जांच नहीं हो सकी। जांच नहीं हो पाने से डॉक्टर दवा और जरूरी सलाह भी नहीं दे सके। अगली खबर रांची सदर अस्पताल की है। रांची सदर अस्पताल झारखंड का पहला अस्पताल बन गया है, जहां हेमेटोलॉजी विभाग की शुरुआत सोमवार को की गई है। यहां इलाज के लिए राशन कार्ड या आयुष्मान कार्ड धारक मरीजों को 1 रुपया भी खर्च नहीं करना पड़ेगा। हेमेटोलॉजी विभाग के डॉक्टर अभिषेक रंजन खून से संबंधित सभी तरह की बीमारियों का उपचार करेंगे। इनमें सबसे ज्यादा होने वाली एप्लास्टिक एनीमिया, ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर, सिकल सेल एनीमिया, थैलीसीमिया आदि बीमारियां शामिल हैं। आपको बता दूं, राज्य के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में भी ये सब बीमारी का इलाज नहीं होता है। सिविल सर्जन डॉक्टर विनोद कुमार ने बताया कि सदर अस्पताल में सोमवार को आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एप्लास्टिक एनीमिया से ग्रसित मरीजों के लिए इम्यूनोसुप्रेसिव थेरेपी यानी हॉर्स एटीजी की सुविधा शुरू की गई है। और पहले ही दिन हेमेटोलॉजिस्टिक डॉक्टर अभिषेक रंजन ने 3 एप्लास्टिक एनीमिया से ग्रसित रोगियों को घोड़े की एंटीबॉडी यानी हॉर्स एटीजी इम्यूनोसुप्रेसिव थेरेपी के जरिए दी गई है। हेमेटोलॉजिस्टिक डॉक्टर अभिषेक रंजन ने बताया कि एप्लास्टिक एनीमिया ठीक करने के लिए न्यूनतम 32 डोज की खुराक लेना जरूरी होता है। आवश्यकता के अनुसार डोज बढ़ाई या घटाई भी जा सकती है। जबकि बाहर से दवा की कीमत 4 से 5 लाख तक है। सदर अस्पताल में यह आयुष्मान भारत योजना के तहत डोज बिल्कुल निःशुल्क दी जाएगी। सदर अस्पताल में पिछले 5 सालों से थैलेसीमिया से ग्रस्त
रोगियों के लिए डे केयर संचालित किया जा रहा है। पहले से यहां सिर्फ ब्लड ट्रांसफ्यूजन की सुविधा थी और अब थैलीसीमिया से पीड़ित रोगियों का उपचार भी शुरू होगा। बीमारी को जड़ से खत्म करने की कोशिश की जाएगी। पूर्व में यह 6 दिन सिर्फ डे केयर में ट्रांसफ्यूजन की सुविधा थी, लेकिन अब 24/7 यानी कि 24 घंटा हर सप्ताह इसकी सुविधा शुरू कर दी गई है। अगली खबर बन्ना गुप्ता के वायरल वीडियो को लेकर है। स्वास्थ्य मंत्री और कांग्रेस नेता बन्ना गुप्ता का वायरल वीडियो का मामला दिल्ली आलाकमान तक पहुंच गया है। फिलहाल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कर्नाटक में है, इस वजह से प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे से उनकी बात नहीं हो सकी है। हालांकि सांगठनिक मामलों के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल तक यह मामला पहुंच गया है। बताया जा रहा है कि खड़गे ने दिल्ली के आने पर अविनाश पांडे, केसी वेणुगोपाल के साथ इस मुद्दे पर बातचीत के बाद ही कांग्रेस आगे का कदम उठाएगी। इसके बाद अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी इस मामले में मंथन के बाद अपना कदम आगे बढ़ाएगी। बन्ना गुप्ता का वीडियो वायरल होने के बाद विधायक सरयू राय ने दावा किया कि स्वास्थ्य मंत्री व युवती का एक और वीडियो क्लिप है जो करीब 3 मिनट है। 3 मिनट का है। युवती एक बड़े फर्नीचर शोरूम में काम करती है। शोरूम के मालिक भाजपा से जुड़े हैं। वीडियो वायरल होने के बाद युवती गायब हो गई है। युवती व उसके परिवार को खतरा है। पुलिस उन्हें सुरक्षा दे रही है। साथ ही एसएसपी प्रभात कुमार से मंत्री को मुख्य अभियुक्त बनाकर केस की जांच करने की मांग की है। कहा कि मंत्री का मोबाइल जब्त कर पुलिस पूरे प्रकरण का खुलासा करे। अगली खबर झोला में मिले एक नवजात बच्चा को लेकर है। आजाद नगर क्षेत्र के पारडी चौक से तमोलिया जाने वाली सड़क के किनारे एक पेड़ पर लाल झोला लटका दिखाई दिया। झोले से रोने की आवाज सुनाई दी तो आसपास के लोग उस पेड़ के पास जमा हो गए। लोगों को जब कुछ समझ में नहीं आ रहा था तो आखिर झोला में क्या है, तो तुरंत लोगों ने इसकी सूचना पारडी चौक पर तैनात पीसीआर 1 को दी। पीसीआर के अधिकारी एसआई दूधनाथ राम ने झोला को पेड़ से उतार कर नीचे रखा। उसको झोला में तो सभी लोग अवाक रह गए। जब झोला खुला उसमें एक नवजात बच्चा था, उसको तुरंत झोला से बाहर निकाला गया। पुलिस तुरंत बच्चे को लेकर एमजीएम अस्पताल पहुंची। वहां डॉक्टरों ने नवजात बच्चे की जांच की तो वह स्वस्थ पाया गया। झोला में बच्चा मिलने के बाद से क्षेत्र के लोग उस मां को कोस रहे हैं जो अपने नवजात बेटे को पेड़ के सहारे टांग कर चली गई। आजाद नगर थाना प्रभारी राकेश कुमार ने बताया कि बच्चे के परिजनों को पता नहीं चला है। बच्चा फिलहाल स्वस्थ है और उसका इलाज एमजीएम अस्पताल में चल रहा है। अगली खबर टाटा नगर से आदित्यपुर रेलवे स्टेशन को लेकर है। आदित्यपुर रेलवे स्टेशन को टाटा नगर रेलवे स्टेशन का टर्मिनल स्टेशन बनाए जाने का काम इस साल पूरा नहीं होगा। इस प्रोजेक्ट को दिसंबर 2023 तक पूरा करने का लक्ष्य है, लेकिन अभी मात्र 30% ही काम पूरा हो गया है। इस दिशा में सबसे महत्वपूर्ण काम टाटा नगर से आदित्यपुर के बीच 3rd लाइन बनाने का काम अब तक शुरू नहीं हो पाया है। इसके लिए रेलवे का अतिक्रमण भी हटाना है। वहीं आदित्यपुर रेलवे स्टेशन पर होने वाले कई काम अभी बाकी हैं। 3 प्लेटफॉर्म बनाने के अलावा एक नया फुट ओवर ब्रिज बनाया जाना है। आपको बता दूं, सर्कुलेटिंग एरिया को भी विकसित करने का काम पूरी तरह बचा हुआ है। रेलवे विकास नगर लिमिटेड ने आदित्यपुर रेलवे स्टेशन भवन बनाकर तैयार कर दिया है। प्लेटफॉर्म का निर्माण चल रहा है। वहीं टाटा नगर इंड की ओर नया फुट ओवर ब्रिज बनाने का काम अब तक केवल 20% हुआ है। स्टेशन के आगे पार्किंग एरिया, मुख्य सड़क आदि का निर्माण शुरू नहीं हो पाया है। आदित्यपुर के प्लेटफॉर्म की लंबाई अब 550 मीटर तक होगी। पुराने 1 नंबर प्लेटफॉर्म की चौड़ाई जो कि फिलहाल 6 फीट है, उसे बढ़ाकर 10 फीट करना है। नया रेलवे स्टेशन भवन के बगल से ही लाइन नंबर 1 और लाइन नंबर 2 होकर जाएगा। इसका काम चल रहा है। वहीं पुराना लाइन नंबर 1 लाइन नंबर 3 के रूप में इस्तेमाल होगा। ऐसे में आदित्यपुर से 1 से 5 तक प्लेटफॉर्म हो जाएंगे। इन सब के अलावा स्टेशन के बाहर रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स आरपीएफ के लिए भी भवन तैयार किया जाएगा। रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम भी बनेगा। साथ ही आईआरसीटीसी का फूड प्लाजा प्लेटफॉर्म पर फाउंटेन भी लगाया जाएगा। इन आउट पर बड़ा गेट लगाया जाएगा और स्टेशन को मुख्य सड़क से जोड़ने वाला नया सड़क बनेगा। आदित्यपुर रेलवे स्टेशन को मुख्य सड़क से जोड़ने के लिए लगभग 700 मीटर लंबी नई सड़क तैयार होगी। इसके लिए अतिक्रमण भी हटाया गया है। इससे आदित्यपुर मुख्य सड़क से आम लोग स्टेशन के प्रवेश द्वार तक पहुंच सकेंगे। इसके साथ ही नए सिरे से पार्किंग भी तैयार किया जाएगा। पार्किंग और सड़क के किनारे पौधारोपण भी होगा। अगली खबर खरखरी अंडरग्राउंड माइंस को लेकर है। गोविंदपुर एरिया की बंद पड़ी खरखरी अंडरग्राउंड माइंस को फिर से शुरू करने के लिए बीसीसीएल ने उसे आउटसोर्सिंग कंपनी हिल टॉप हाई राइज प्राइवेट लिमिटेड को आवंटित करने का निर्णय लिया है। सीएमडी समीरन दत्ता की अध्यक्षता में कोयला भवन में
सोमवार को हुई बोर्ड की बैठक में इस संबंध में प्रस्तुत प्रस्ताव को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी गई है। अब खरखरी कोलियरी का संचालन हिल टॉप अगले 25 साल तक रेवेन्यू शेयरिंग मोड पर करेगी। इस दौरान 25.71 मिलियन टन कोयले का खनन होगा। उसमें बीसीसीएल को करीब 303 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त होगा। बीसीसीएल की ओर से जल्द ही हिलटॉप कंपनी को खदान चालू करने के लिए एलओए सौंपा जाएगा। 22 मार्च को कतरास क्षेत्र की सलानपुर पीबी प्रोजेक्ट और लोयाबाद माइंस को चालू करने के लिए 3 कंपनियों को लेटर ऑफ एक्सपेक्टेंस सौंपा गया है। अभी और 4 बंद खदानों को टेंडर जारी किया गया है। आपको बता दूं, समाप्त हुए वित्त वर्ष 2022-23 में बीसीसीएल ने करीब 600 करोड़ रुपए का लाभ कमाया है। यह वर्ष 2021-22 से लगभग 475 करोड़ रुपए ज्यादा है। चौथी तिमाही में कंपनी का लगभग 120 करोड़ रुपए लाभ होने का अनुमान है। सोमवार को बीसीसीएल बोर्ड की मीटिंग में फाइनेंशियल रिजल्ट पेश किया गया, जिसमें कंपनी को करीब 600 करोड़ रुपए लाभ होने का अनुमान लगाया गया है। एनसीडब्ल्यू 11 के लागू होने से कंपनी के लाभ का प्रतिशत का घटा है। एनसीडब्ल्यू 11 के तहत 19% एमजीबी लागू होने से बीसीसीएल पर करीब 1600 करोड़ रुपए सालाना का बोझ बढ़ेगा। अगली खबर झारखंड में कोरोना संक्रमण के बढ़ते दायरे को लेकर है। झारखंड में कोरोना संक्रमण का दायरा 300 के आंकड़े को पार कर चुका है। राज्य में संक्रमण के आंकड़े में लगातार बढ़त देखी जा रही है। राज्य में ताजा आंकड़े के अनुसार 343 से ज्यादा संक्रमित मरीज राज्य में मौजूद हैं, जिसमें सबसे ज्यादा संक्रमण के मामले पूर्वी सिंहभूम में हैं। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी किए गए आंकड़े के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 63 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इस नए आंकड़ों के साथ कोरोना संक्रमितों की संख्या राज्य में 294 हो गई है। संक्रमण के सबसे ज्यादा मामले पूर्वी सिंहभूम में है, तो वहीं दूसरे स्थान पर रांची है। संक्रमण के इन आंकड़ों में कस्तूरबा गांधी बालिका आवास विद्यालय में संक्रमित पाई गई 49 छात्रों की सूची शामिल नहीं की गई है। अगर इन आंकड़ों को उसमें जोड़ा जाए तो संक्रमितों की संख्या 340 के पार हो जाएगी। आपको बता दूं, पूर्वी सिंह के चकुलिया कस्तूरबा गांधी बालिका आवास विद्यालय में सोमवार को 46 छात्राएं कोरोना संक्रमित पाई गई है। सभी संक्रमित छात्राओं के लिए अलग व्यवस्था की गई है। स्कूल में ही उन्हें आइसोलेट किया गया है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर रंजीत कुमार मुर्मू ने कहा कि विद्यालय की वार्डन द्वारा कई छात्राओं को सर्दी खांसी होने की सूचना दी गई। सोमवार को एक मेडिकल टीम ने विद्यालय पहुंचकर 210 छात्राओं की जांच की, जिनमें 43 छात्राएं पॉजिटिव पाई गई। फिर शाम को भी जांच हुई, इसमें और भी छात्राएं संक्रमित पाई गई। राज्य में 5089 सैंपल टेस्ट किए गए हैं। इन टेस्ट में पूर्वी सिंहभूम के चकुलिया कस्तूरबा गांधी बालिका आवास विद्यालयों में छात्रों के संक्रमित होने का आंकड़ा नहीं जुड़ा है। अगर इन आंकड़ों को जोड़ दें तो राज्य में संक्रमण का दायरा 343 की हो जाएगा। आपको बता दूं, राज्य में कोरोना संक्रमित के बढ़ते मामले भले ही चिंता का कारण हो, लेकिन लोगों के स्वस्थ होने का दर भी बेहतर है। आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में 62 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। अगली खबर झारखंड के मौसम की है। अप्रैल के महीने में 20 दिनों तक झुलसाने वाली गर्मी, तेज गर्म हवा, लू के बाद अब बैसाख मेहरबान हुआ है। मौसम हर दिन रंग बदल रहा है। सुबह गर्मी, दोपहर में बारिश तो शाम को बसंत का एहसास करा रहा है। झारखंड में इन दिनों तपती गर्मी से थोड़ी राहत मिलती रहेगी। मौसम विभाग ने संभावना जाहिर की है कि शाम होते होते मौसम अपना मिजाज बदलेगा। तेज हवा के साथ साथ हल्की बारिश होने की भी संभावना जाहिर की गई है। रांची सहित कई इलाकों में 28 अप्रैल तक तेज हवा के साथ साथ बारिश होने की संभावना है। 25 अप्रैल से 28 अप्रैल तक झारखंड के कई इलाकों में बारिश हो सकती है। 25 अप्रैल को झारखंड के उत्तरी और निकटवर्ती इलाकों में बारिश हो सकती है। वहीं 26 अप्रैल को झारखंड के पश्चिमी, दक्षिण और मध्य के इलाकों में बारिश हो सकती है। 27 अप्रैल को झारखंड के पश्चिमी और मध्य इलाके में बारिश हो सकती है और 28 अप्रैल को झारखंड के दक्षिण भाग में बारिश होने की संभावना है। मौसम विज्ञानी अभिषेक आनंद ने बताया कि 28 अप्रैल तक राज्य के अलग अलग हिस्से में बादलों की आवाजाही के बीच हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होती रहेगी। मंगलवार से तापमान में बढ़ोतरी शुरू होगी। अगले 3-4 दिनों में अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री तक बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन इसके बावजूद भी इस हफ्ते लू चलने जैसा कोई खतरा नहीं रहेगा। दरअसल मध्य प्रदेश में चक्रवाती घेरा बना हुआ है, इससे बादलों की आवाजाही हो रही है। इन्हीं बादलों से मेघ गर्जन और तेज हवा के साथ साथ हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा हो रही है। आपको बता दूं, मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया हुआ है। मौसम विभाग ने वज्रपात को लेकर चेतावनी जारी की है। आप मौसम से जुड़े अपडेट के लिए दामिनी और सचेत ऐप अपने मोबाइल ऐप पर डाउनलोड कर सकते हैं। इससे किसी भी हिस्से में गर्जन और वज्रपात का अलर्ट मैसेज आएगा। ऐसे में समय रहते सुरक्षित स्थान पर जा सकेंगे।
मौसम विज्ञानी अभिषेक आनंद ने बताया कि दामिनी ऐप डाउनलोड कर लोकेशन इनेबल करना होगा। इससे मोबाइल पर गर्जन और वज्रपात की जानकारी तुरंत मिल जाएगी। इसके साथ ही सचेत ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप की मदद से जिस इलाके में गर्जन वाले बादल गुजरेंगे वहीं का अलर्ट मैसेज आएगा। लोकेशन इनेबल कर देने से पूर्व सूचना मिल सकेगी, जिससे बिजली गिरने के खतरे से बचा जा सकेगा और दूसरों को भी सतर्क आप कर सकेंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। हम आगे आपसे फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। हमारे साथ अंत तक बने रहने के धन्यवाद और यूं ही झारखंड की हर खबर से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए झारखंड लाइव।